हेलो फ्रेंड्स, हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हाउस ऑफ सस्टेनेबिलिटी। माय नेम इज़ प्रियंका और ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है। ये हाउस ऑफ सस्टेनेबिलिटी वाई मीनिंग क्यों आप ये चैनल चूज़ करोगे। सो बेसिकली सिंस आई वर्क एज a ESG consultant and I am a sustainability educator, I get a lot many messages in LinkedIn in which people are asking कि सस्टेनेबिलिटी और ESG में अपना करियर कैसे बनाना है, क्या कोर्सेज़ को ऑप्ट करें। वो जो कोर्स हैं वो बहुत ही थ्योरेटिकल हैं, तो कंसाइज़ वे में कोर्सेज़ कहाँ पर मिलेंगे। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट या कोई भी रिपोर्ट होती है वो 300 पेज की होती है। सारे स्टैंडर्ड्स और फ्रेमवर्क इतने लेंदी हैं, समझ में नहीं आते हैं। या सबसे डिफ़िकल्ट या सबसे क्योटिक सिचुएशन अभी ये क्रिएट हो रही है कि सिंस सारे कोर्सेज़ जो हैं वो फ़ॉरेन इंग्लिश में अवेलेबल हैं एंड कोई भी इंडियन टीचर या ट्यूटर नहीं है, तो बहुत सारे लोगों को वो जो भी कंटेंट है वो समझ में नहीं आ रहा है। वन ए बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज एंड बी बिकॉज ऑफ द वे दे टीच। सो ये हाउस ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज़ अ चैनल जो उन स्टूडेंट्स की, उन प्रोफेशनल्स की, वो सारे लोगों की हेल्प करने के लिए है जो या तो ऑलरेडी ESG और सस्टेनेबिलिटी के फील्ड में हैं बट वो ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और वो सारे स्टूडेंट्स जो अभी अपने फाइनल ईयर में हैं एंड दे वांट टू कम इनटू ESG एंड सस्टेनेबिलिटी इंडस्ट्री। और इफ़ यू वांट टू बिकम एन इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट, आप एक फ्रीलांसर की तरह काम करना चाहते हो और आप एक ऐसे चैनल को ढूंढ रहे हो जहाँ पर आपको ESG और सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनका डायरेक्ट एग्जीक्यूशन पता चले कि ये क्यों है और ये कैसे करना है, रादर देन कि ये सिर्फ क्या होता है। तो ये चैनल मोस्टली हिंदी में होने वाला है या बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होने वाला है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड को समझ में आ सके। इसका एम ही यही होगा इस चैनल का कि हम आपको जो भी चीज़ बताएं वो आप तक एग्जैक्टली वैसे ही पहुँचे जैसे आप उसको एग्जीक्यूट कर सकें, कि उसके बाद आपके मन में जो भी डाउट हो वो सिर्फ एग्जीक्यूशन को लेके हो, ना कि ये क्या होता है और क्यों होता है। दूसरी चीज़ ये कि सिंस अ लॉट मैनी जार्गन मटेरियल इज़ अवेलेबल ऑनलाइन, ये ESG अभी इतना बजिंग वर्ल्ड है कि बहुत सारे लोगों ने अपने ब्लॉग्स बनाना शुरू कर दिए हैं, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन एंड समटाइम्स वी गेट कंफ्यूज कि इसमें से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, या ये तो बहुत लेंदी हो रहा है, या ये तो बहुत सारा हो रहा है। ये सारी चीज़ों से आपको बचाने के लिए, आप इस सारी चीज़ों से आपको हेल्प करने के लिए ये चैनल है हाउस ऑफ सस्टेनेबिलिटी। माय नेम इज़ Priyanka Verma. I have total 10 years of experience. I work as a ESG consultant. I am also a sustainability educator. And in this channel, I am going to give you courses related to sustainability, related to ESG, related to how many frameworks are there, detail of all framework, how to execute in that frameworks, then how many assessments are there, then details of those assessment and execution of them, what is GHG accounting, what is green bond, or what is sustainability building, what is carbon neutralization, everything basically related to ESG and sustainability. If you want to uh, if you want to actually learn about it, you can subscribe for this channel. आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे जिसमें आप बेसिकली उस चीज़ को फाइनली समझ सकते हो जो आपके लिए अभी तक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। सो लेट्स गो, ये हमारा पहला इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इसमें आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ ब्रीफ अबाउट ESG एंड सस्टेनेबिलिटी। फील फ्री टू कॉमेंट अगर आपको कोई भी टॉपिक पसंद नहीं आए। अगर आपका टॉपिक बहुत ही अच्छा होगा और लेंदी होगा और मुझे लगता होगा कि हम उसमें एक पूरा कोर्स बना सकते हैं, तो आपके टॉपिक यानी आपके जो भी कमेंट होंगे उनका आंसर हम एक वीडियो के थ्रू करेंगे। और अगर आपका नॉर्मल कोई भी क्वेरी होगी तो वो सारे आंसर्स आपको आपके कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। आई विल मेक श्योर कि आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलें। सो या चलो लेट्स गो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ ESG एंड सस्टेनेबिलिटी। सबसे पहले हम एक बेसिक थ्योरी पढ़ लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि ESG और सस्टेनेबिलिटी क्या होता है और इनके बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये दोनों सेम चीज़, सेम तरीके की बातें करते हैं। पीपल गेट कंफ्यूज व्हाट इज़ एग्जैक्टली ESG एंड व्हाट इज़ सस्टेनेबिलिटी। सो सस्टेनेबिलिटी का एक डेफिनेशन है जो हम लोगों ने हर जगह पढ़ा है, विच इज़ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। मतलब क्या इस बात का, कि हम आज के समय में चीज़ों को इस तरह से यूज़ करें कि हमारी फ्यूचर जनरेशन को किसी भी चीज़ की स्कार्सिटीज़ का प्रॉब्लम ना उठाना पड़े।
राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अभी किसी वाटर को ओवर यूज़ कर लेंगे, तो हमारी फ्यूचर जनरेशन को वाटर स्कार्सिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है कि आप अपने प्रेज़ेंट में जो अपनी नीड है, उनको इस तरह से पूरा करो कि फ्यूचर जनरेशन को कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, ठीक है? ये सस्टेनेबिलिटी का एग्ज़ैक्ट डेफ़िनिशन है। और अब आते हैं कि सस्टेनेबिलिटी गोल्स क्या होते हैं? तो बेसिकली देयर आर 17 सस्टेनेबिलिटी गोल्स। ये क्यों किए गए? देयर इज़ अ पेरिस एग्रीमेंट, देयर इज़ अ क्योटो प्रोटोकॉल, इट्स अ बिग थिंग जिसके बारे में हम जब भी इसके डिटेल में बात कर रहे होंगे तब करेंगे, बट अभी के लिए आई एम गोइंग टू टेल यू कि देयर आर बेसिकली 7 सस्टेनेबिलिटी गोल्स। और इनको ही इनको ही एम कर रहा है हर इंडस्ट्री, हर कंपनी। वो चाहते हैं कि ये सस्टेनेबिलिटी गोल्स जो हैं वो हम उनको वो अपनी प्रैक्टिसेस में इंक्लाइन कर सकें। इसका मतलब क्या है? बहुत छोटी सा एक एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल सस्टेनेबिलिटी गोल नंबर 4 व्हिच इज़ क्वालिटी एजुकेशन। तो बेसिकली से कोई कंपनी है, वो सस्टेनेबिलिटी गोल 4 जो है उसकी तरफ अपनी प्रैक्टिसेस को इंक्लाइन करना चाहती है। तो व्हाट कैन दे डू? बेसिकली वो अपने अपने थ्रू या तो किसी एनजीओ को या किसी एजुकेशन को फंड करके वहाँ पर बहुत ही बेसिक या प्राथमिक विद्यालय, और नॉट प्राइमरी तो सेकेंडरी स्कूल, किसी भी तरीके से एजुकेशन में लोगों को हेल्प करके वो सस्टेनेबिलिटी गोल के टूवर्ड्स इंक्लाइन हो सकते हैं। सेम है फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट गोल नंबर 13 विच इज़ क्लाइमेट एक्शन। तो अगर उनके प्रैक्टिसेस ऐसे हैं जिससे क्लाइमेट एक्शन को प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो क्या करेंगे, अपनी प्रैक्टिसेस को बेसिकली रीबिल्ड करेंगे और या तो अपनी स्ट्रैटेजी को री-स्ट्रैटेजाइज़ करेंगे, और वो ऐसे करेंगे कि उनका वो जो क्लाइमेट एक्शन है, वो उसको उस जो भी उनके क्लाइमेट प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो उसको ईदर रिड्यूस कर सकें। और बेसिकली अभी तो हम लोग सिंस वी आर गोइंग फॉर नेट ज़ीरो, तो हमारा एम ये है कि न्यूट्रल ही होना है, राइट? इस तरीके से ये पूरे 17 गोल्स हैं जिनका एम है कि ये सारे गोल्स जो हैं वो कंपनी या इंडस्ट्री जो है वो इंक्लाइन करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैन मेड पोल्यूशन इज़ अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट। ओके, नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट ईएसजी, तो ईएसजी का फुल फॉर्म होता है एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। और ये है क्या? तो अभी अगर शॉर्ट में समझना हो तो ईएसजी बेसिकली सस्टेनेबिलिटी की तरफ कोई भी कंपनी कैसे बढ़ गई है, इस चीज़ का इवैल्यूएशन करता है। तो ईएसजी बहुत सारे बज़ होते हैं, जैसे कि ईएसजी स्कोर, ईएसजी रेटिंग, जिसके बारे में हम जब ये कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे तब बात करेंगे। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये है कि ईएसजी जो है वो, यानी कि एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, किसी भी कंपनी की एक नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को दिखाता है। हर कंपनी का एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होता है ईयर एंड में। उसी तरीके से अगर हमें किसी कंपनी का नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी कि वो जेंडर इक्वालिटी के लिए क्या कर रहे हैं, वो क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हैं, वो क्लाइमेट एक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, वो इनोवेशन के लिए क्या कर रहे हैं, वो नो पॉवर्टी के लिए क्या कर रहे हैं, वो जीरो हंगर के लिए क्या कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो इन्वायरमेंट पिलर में, सोशल पिलर में, गवर्नेंस पिलर में आती हैं, जिसके बारे में हम आगे बातें करेंगे। तो कंपनी उसके लिए क्या कर रही है, इस चीज़ के बारे में वो ये चीज़ जो बताती है, दैट इज़ ईएसजी। ठीक है? तो बेसिकली कोई भी कंपनी सस्टेनेबिलिटी की तरफ कितना बढ़ रही है, ये चीज़ जो बताती है, दैट इज़ इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस फैक्टर। ठीक है? ऑफ कोर्स इसके 3 पिलर हैं, क्या है? एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, ठीक है? अभी बात करते हैं कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट फैक्टर, एक ओवरव्यू देने के लिए। तो एनवायरनमेंट फैक्टर जैसे कि जीएचजी एमिशन, जीएचजी एमिशन क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन, ओके? तो ग्रीन हाउसेस गैसेस एमिशन मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी फैक्ट्री है और वो फैक्ट्री बहुत सारे ग्रीन हाउसेस निकाल रही है, तो आपको उन ग्रीन हाउसेस के स्कोप 1, स्कोप 2, स्कोप 3 को डिटेल में एनालाइज करके उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना है। वेस्ट, फॉर एग्जांपल वेस्ट रिडक्शन, तो वेस्ट रिडक्शन मतलब अगर आपका कंपनी ई वेस्ट, हजार्डस वेस्ट, इवन नॉन हजार्डस वेस्ट भी जनरेट कर रहा है, तो उसको कैसे सेफली डिस्पोज कर सकते हैं, कैसे सेफली
डायरेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। वाटर यूसेज, आपका कंपनी कितना वाटर यूज़ करता है, और या कितना डिस्पोज करता है, कितना रिसाइकल कर पा रहा है, कितना रीयूज़ कर पा रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं हम। या फॉर एग्ज़ाम्पल एनर्जी, कितनी एनर्जी आप यूज़ करते हो, उसमें से जितनी एनर्जी आप यूज़ करते हो उसमें से कितनी नॉन रिन्यूएबल है, कितनी रिन्यूएबल है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। बायोडाइवर्सिटी, आपने जो अपना प्लांट खड़ा किया है, जो आपने अपनी कंपनी बनाई है, वो अगर ऐसी किसी एरिया पे बनाई है जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपने वो एरिया यूज़ करते टाइम बायोडाइवर्सिटी का ख्याल रख क्या कैसे रखा है, क्या आपने वो सारे चीज़ें या आपकी प्रैक्टिसेस में वो सारी चीज़ें हैं जिससे बायोडाइवर्सिटी को हार्म ना हो। या जैसे लोग पेड़ काट देते हैं या काटना पड़ता है बेसिकली बिकॉज़ काटना पड़ता है बिकॉज़ अगर आपको अपनी कंपनी बनानी है तो। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप फिर उसके बाद क्या प्लांटेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारे और ये सारे फैक्टर्स मिला के जो बनता है वो होता है एनवायरनमेंट फैक्टर। और कोई भी कंपनी एनवायरनमेंट फैक्टर यानी ये सब क्वेश्चंस का आंसर किस तरह से कर रही है, ये उनकी एक ईएसजी रिपोर्ट या सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बोलते हैं। ईएसजी रिपोर्ट और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट भी अलग होती है, कैसे अलग होती है हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन ये सारे फैक्टर्स को कंप्लाई करके जो फाइनल कोई भी कंपनी रिपोर्ट देती है, यानी फाइनल कोई भी कंपनी बता रही है, पब्लिक डोमेन में डाल रही है, ये जो चीज़ें होती है इसे बोलते हैं, ये बोलते हैं एनवायरनमेंट फैक्टर। इसके बाद क्लाइमेट चेंज के बारे में एक दो चीज़ें आई विल टेल यू कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक पेरिस एग्रीमेंट हुआ था इन 2016, जिसे यूएन पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट बोलते हैं। इसमें 196 पार्टीज़ ने एक प्लेज लिया था, और उस प्लेज के अकॉर्डिंग उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जो प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर है वो बिलो 2 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज अब भी बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कितना फ्लड, कितना हरिकेन, कितना कितना ज़्यादा नेचुरल डिज़ास्टर हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ये एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें ऐसा प्लेज लिया गया था कि हम जो भी प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर है उसको बिलो 2 डिग्री सेल्सियस रखेंगे। द पॉइंट इज़, ऐसा करते वक्त या ऐसा करने के लिए या ऐसा कोई भी कंपनी कर रही है, ये दिखाने के लिए जो भी कंपनी है वो अपने ईएसजी फैक्टर्स के बारे में बात करती है। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज के बारे में हम जब भी बात करते हैं ना, तो कुछ चीज़ें ज़रूर आएंगी, जैसे जीएचजी एमिशन, जिसको कभी कभी कुछ लोग जीएचजी बोलते हैं सिर्फ, या कुछ लोग कार्बन एमिशन बोलते हैं या कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं। तो जीएचजी एमिशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज में, इसका कैलकुलेशन हमें आना चाहिए। जीएचजी एमिशन भी 3 तरीके के होते हैं, स्कोप 1, 2, 3, अभी स्कोप 4 भी आ गया है या आ रहा है। तो ये सारी चीज़ों को कैसे कैलकुलेट करना है अपनी कंपनी के लिए, ये सब हम आपको जब सिर्फ जीएचजी का एक चैप्टर होगा यानी कोर्स होगा तब उसमें सिखाने वाले हैं। और उसमें हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप, अगर फॉर एक छोटा सा एग्जांपल देके, एक छोटी सी कंपनी का हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। Now coming to GHG accounting, सो जीएचजी अकाउंटिंग जो है वो बेसिकली आपकी कंपनी का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टोटल जीएचजी एमिशन जो है उसको असेसमेंट करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं जीएचजी अकाउंटिंग। तो फॉर एग्जांपल अपनी कंपनी का कितना भी कार्बन फुटप्रिंट है, जैसे जीएचजी फुटप्रिंट भी बोलते हैं, ये सारी चीज़ें ऑल टुगेदर कितनी हैं, इसको जब आप कैलकुलेट कर लेते हो, इसका असेसमेंट कर लेते हो, तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस को जीएचजी अकाउंटिंग बोलते हैं। ये ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल एक होता है और आईएसओ 14064 से रिलेटेड है। अभी एक टर्म है कार्बन न्यूट्रल, थोड़ी देर पहले ही हमने यूज़ किया। इसका मतलब क्या है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ये कॉफ़ी पीते हो तो वो कॉफ़ी जो है वो एक सर्टेन से एक्स अमाउंट ऑफ यू नो एक्स अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज़ करती है या कार्बन इक्विवेलेंट रिलीज़ करती है। तो आपको, अगर आपने उस जो भी वो अमाउंट का रिलीज़ कर रही है, अगर आपने उतने ही अमाउंट का ट्री लगा दिया है तो उसे बोलते हैं कार्बन न्यूट्रल। ठीक है, यानी कि अगर आपने एक्स अमाउंट ऑफ CO2 इक्विवेलेंट जनरेट किया है, लेकिन फिर आपने उतने ही अमाउंट को सप्रेस करने के लिए प्लांटेशन कर दिया है, तो इसे बोलते हैं कार्बन न्यूट्रल। तो हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सिमिलरली
अगर हमें किसी भी चीज़ को न्यूट्रल करना है तो जो भी उसकी माइनस वैल्यू है अगर हम उसमें प्लस उतना ही वैल्यू कर दें तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब वही होता है। अगर कभी भी आपसे कोई कार्बन न्यूट्रल के बारे में बात करे तो इसका मतलब ये है कि वो जितनी भी कार्बन जनरेट कर रहे हैं वो उतना ही सप्रेस कर पा रहे हैं भाई एनी मेथड। ज़रूरी नहीं है कि वो प्लांटेशन करें, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, ऑफसेटिंग भी हो सकती है। ये सारे इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बन न्यूट्रल। नाउ इफ़ यू कम टू सोशल फैक्टर, तो सोशल फैक्टर क्या होता है? सोशल फैक्टर में आता है सबसे पहले तो डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। सो मेन चीज़ जो है वो है वर्कफोर्स, यानी कि आपका वर्कफोर्स कैसा है, उसमें कितना जेंडर इक्वालिटी है, विमेन को क्या क्या पोजीशन पे रखा गया है, आपका वर्कफोर्स का हेल्थ एंड सेफ्टी का क्या करते हैं आप, उनको क्या क्या प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं, उनको क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उनको क्या क्या पॉलिसीज़ के थ्रू लाया गया है। देन सेकेंड इज डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। तो बेसिकली क्या एज जेंडर या किसी भी थ्रू रेस के थ्रू क्या आप उनको डिस्क्रिमिनेट तो नहीं करते हैं? क्या आपके जो भी वर्कफोर्स है उसमें डाइवर्सिटी है? क्या वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं? क्या वो इंक्लूजन है? बेसिकली इवन इफ़ यू आर डूइंग इट बट क्या आप उन्हें इंक्लूड कर पा रहे हो? क्या आप उन्हें आप उनको वो माहौल वो इन्वायरमेंट दे पा रहे हो जिसमें वो एक इंक्लूडेड फील करें? देन इसके बाद आता है जेंडर इक्वालिटी कि क्या पे इक्वालिटी बेसिकली। तो क्या आप जो वुमेन को पे करते हो वही मेन को पे कर रहे हो या वाइस वर्सा? बेसिकली जो आप मेन को पे कर रहे हो क्या आप वुमेन को पे करते हो? क्या सीनियर मैनेजमेंट में विमेन जा पा रही हैं या नहीं? मतलब इंटरनल प्रमोशन में विमेन को कंसीडर किया जाता है या नहीं? ये सारे जो फैक्टर हैं जो तुम आपके मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ और आपके इमोशनल वेलबींग को बनाए रखते हैं, जो एक हार्मनी सोसाइटी में क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ये सारे जो फैक्टर होते हैं इन्हें हम सोशल फैक्टर बोलते हैं। और जब कोई भी कंपनी अपनी ये सारे फैक्टर्स के बारे में अपनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में बोलती है या बताती है तो वो बेसिकली ये बता रही है कि वो और कितने एसडीजी गोल्स को टच कर पा रहे हैं या कितने एसडीजी गोल्स की तरफ इंक्लाइन हो पा रहे हैं। नाउ कमिंग टू गवर्नेंस फैक्टर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। एक बहुत बहुत सारी स्टडी है जिसके अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि गवर्नेंस फैक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने चाहिए इन ईएसजी इश्यूज। रीज़न ये कि अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा होगा, अगर हमारा सीनियर मैनेजमेंट ग्रुप, हमारे लीडर्स अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिक जो भी फॉलोअर्स हैं उनके ऊपर कोई रॉन्ग इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए बहुत सारी स्टडी के थ्रू गवर्नेंस फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दो बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट जो है वो ये बोलते हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो एक्चुअली में प्री इंडस्ट्रियल या पेरिस एग्रीमेंट बेसिकली उनको अचीव करने में हेल्प करेंगे। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज, अगर आपने क्लाइमेट चेंज पे अच्छे से काम कर लिया है, आपकी इंडस्ट्री अगर पोल्यूशन कम क्रिएट कर रही है तो ऑटोमेटिक हम कुछ एग्रीमेंट्स में पहुंच जाएंगे या हम कुछ प्लेजेस को फाइनली कंप्लाई कर पा रहे हैं। द प्रॉब्लम इज एक स्टडी है जिसके अकॉर्डिंग वो बोलते हैं कि वो भी हो जाएगा अगर गवर्नेंस फैक्टर अच्छे से हैं, क्योंकि अगर हमारे लीडर चाहते हैं कुछ करना तो ऑटोमेटिक पूरा वर्कफोर्स वैसे करने लगता है। तो क्या आता है गवर्नमेंट गवर्नेंस फैक्टर में? तो सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब कि जो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो कैसा है, इज़ इट डाइवर्स, वो उसमें कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, कितने डिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, कितने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, कितने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उसमें कितनी फीमेल्स हैं, कितने मेल हैं। जो हमारा सप्लाई चेन है वेदर इट इज़ सस्टेनेबल और नॉट, बेसिकली जो भी हमारे सप्लायर्स हैं क्या हम ये देखते हैं कि वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं या नहीं। अगर आपकी कंपनी बहुत अच्छी सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस कर भी रही है बट जो आपके सप्लायर हैं वो सब प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हैं तो एट द एंड वो आपके बिजनेस पे भी दिखने वाला है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आई एम गोइंग टू गिव यू। सो देयर वाज वन रिपोर्ट विच इज़ लाइक आई कैन गिव दिस एग्जांपल इज़ वेरी रफ। तो फॉर एग्जांपल एक एक्स कंपनी है जो बहुत फेमस है, से एप्पल एक बहुत ही फेमस कंपनी है, उनके मोबाइल बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन जो उनके बेसिकली मान लीजिए जो उनके पार्ट्स बन रहे हैं या जो उनके पार्ट्स आपस में मेंटल डिसमेंटल हो रहे हैं वो जिस वर्कशॉप में हो रहे हैं यानी जिस फैक्ट्री में हो रहे हैं, वो फैक्ट्री का जो लोग हैं वो अगर अपने वर्कर्स को ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, मिनिमम वेज नहीं देते हैं, उनको कोई सैनिटेशन का प्रोविज़न नहीं है,
उनकी हेल्थ और सेफ्टी का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। वेल्डिंग जो बंदा वेल्डिंग कर रहा है वो ग्लव्स नहीं पहने हैं, आँखों में कुछ नहीं है, मतलब किसी भी तरीके से कोई प्रोविज़न नहीं दे रहा है, तो इसका एट द एंड एक इफ़ेक्ट एप्पल कंपनी पे भी पड़ेगा। तो ये बहुत मैटर करता है कि आपके जो सप्लायर्स हैं वो भी सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस की तरफ इंक्लाइंड हो। देन इसके बाद आता है कि क्या डेटा सिक्योरिटी डेटा सिक्योरिटी या डेटा प्राइवेसी हमारी कंपनी अच्छे से कर पा रही है या नहीं। बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल डेटा होते हैं जो क्लाइंट के होते हैं या हमारे कस्टमर्स के होते हैं, क्या हम कस्टमर्स का डेटा सिक्योर कर पा रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल आईटी कंपनी, इनका एक मटेरियल इशू ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो डेटा सिक्योरिटी या डेटा प्राइवेसी या साइबर सिक्योरिटी ये सब अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं। देन एथिक्स एंड कॉम्प्लियंसेस, बेसिकली सारे प्रैक्टिसेस जो हैं वो एथिकल है या नहीं है, ठीक है, क्या कोई डिस्क्रिमिनेशन है किसी भी बेसिस में। ये सारी चीज़ों के बारे में आज जो हम बातें करते हैं दैट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ गवर्नेंस फैक्टर। एंड इवन एज पर माई अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो गवर्नेंस फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम अगेन आई एम गोइंग टू से इट अगेन, लेकिन अगर हमारे लीडर्स ही चाहते हैं कुछ अच्छा करना तो ऑटोमेटिक होल वर्कफोर्स में वो चेंजेस दिखाई देते हैं। तो गवर्नेंस फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। Now, if I'll come to अगेन आई विल कम टू सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हर अम्ब्रेला में यानी इन्वायरमेंट के नीचे, सोशल के नीचे, गवर्नेंस के नीचे वो डाले हैं सस्टेनेबिलिटी गोल जो उस अम्ब्रेला के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग अ रफ एग्जांपल। अगर हम इन्वायरमेंट पिलर की बात करें तो इन्वायरमेंट पिलर में फॉर एग्जांपल गोल नंबर 13 आता है क्लाइमेट एक्शन, तो हमने क्या किया है, इन्वायरमेंट के नीचे वो 13 डाल दिया। सोशल में क्या आता है, नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर या इक्वालिटी, तो ये सारी चीज़ें आ गई सोशल में। गवर्नेंस में क्या आ रहा है, सॉरी इक्वालिटी सोशल में नहीं आती है, इक्वालिटी गवर्नेंस में आएगी। तो गवर्नेंस में क्या आ रहा है, जेंडर इक्वालिटी। गवर्नेंस में अगेन आ रहा है क्लाइमेट एक्शन, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे ऐसा क्यों होता है। तो ये जो है ये बेसिकली बाइफरकेट कर दिया है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स को इन टर्म्स ऑफ ESG। ओके, नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सब पूछते रहते हैं कि ESG और सस्टेनेबिलिटी में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो देखो सस्टेनेबिलिटी, जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया है कि सस्टेनेबिलिटी वो प्रैक्टिसेस है जिसमें हम अपनी आज की नीड में कुछ भी ओवर यूज़ नहीं कर रहे हैं ताकि फ्यूचर के जो जनरेशन है उनको कुछ भी चीज़ का स्कार्सिटी ना हो, राइट। ESG क्या है, वही सस्टेनेबिलिटी को अचीव करने के लिए हम इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस इशू में अगर काम करते हैं तो उसे बोलते हैं ESG, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि ESG कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सस्टेनेबिलिटी। ओके, ESG कैन बी अ सबसेट ऑफ सस्टेनेबिलिटी बट दीज टू आर वेरी डिफरेंट थिंग। सस्टेनेबिलिटी मतलब ओवरऑल हम सस्टेनेबिलिटी के टूवर्ड्स बढ़ रहे हैं, से इट एनीथिंग कि अच्छा जॉब क्रिएट कर रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट की तरफ कुछ अच्छे कदम बढ़ा रहे हैं। ESG क्या है कि वही सस्टेनेबिलिटी को अचीव करने के लिए कुछ इश्यूज हैं जो इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस के अंडर आते हैं, और हम उन्हीं इश्यूज पे बात कर रहे हैं, उनको सॉल्व कर रहे हैं, और या एटलीस्ट उनको रिपोर्ट कर रहे हैं अपनी फाइनल ईयर टर्म रिपोर्ट में। तो उसे बोलते हैं ESG, जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि ये कंपनी में हमें कुछ इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। ये सब बहुत ही ओवरवेल्म मत होइएगा ये सब सुन के, ये सब बहुत ही सिंपल है। जब हम लोग पूरा एक कोर्स स्टार्ट करेंगे जब ESG के बारे में, तब हम उसमें डिटेल में बताएंगे कि ये इन्वेस्टिंग यहाँ पर कैसे आ गया है। बट अगर इन नट एंड शेल इफ आई वांट टू टेल यू, सो ESG इज अ सबसेट ऑफ sustainability, or you can say कि ESG comes under the umbrella of sustainability, where out of, because with the help of these three pillars we are reaching towards sustainability. Okay, and mostly our aim is to incline with those 17 SDGs. नाउ अभी हमारा सेशन ख़त्म हो गया है, तो आई जस्ट लिस्ट डाउन सम की टेक अवेज फॉर यू। सो सस्टेनेबिलिटी में हमने क्या सीखा कि इट इज़ अ ब्रॉड, इंटर सेक्शनल एंड कॉम्प्लेक्स, एंड इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ ए सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी बेसिकली
एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा गोल है हमारा जो हम अभी अचीव करना चाहते हैं बाय वेरियस मीन्स। एंड व्हाट इज़ ईएसजी? ईएसजी इज़ अ सबसेट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड इट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सस्टेनेबिलिटी, जहाँ पर हम इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस पिलर के इश्यूज़ को सॉल्व करके सस्टेनेबिलिटी के टूवर्ड्स बढ़ना चाहते हैं। What is sustainability development goal? There are 17 sustainability development goal जिन्हें हम SDGs बोलते हैं। ये हमें हेल्प करेंगे हमारा बेटर फ्यूचर बनाने के लिए और मोर सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने के लिए। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको ये 17 सस्टेनेबिलिटी गोल अच्छे से पता होने चाहिए, एटलीस्ट उनका मीनिंग पता होना चाहिए। और एक वीडियो हम इसी पे ही बनाने वाले हैं जिसमें हम आपको ये बताने वाले हैं कि 2022 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सस्टेनेबिलिटी गोल्स कितने अचीव हुए हैं और कैसे अचीव हुए हैं। तो दिस comes to the end, and now there will be a new video every week. I'm going to start a series of courses. So अभी जो मेरा कोर्स शुरू होगा that will be related to, that is actually related to sustainability reporting, यानी कि आप एक sustainability report कैसे कर सकते हैं। ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो फ्रीलांसर या एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, क्योंकि आई एम गोइंग टू टीच यू कि कैसे कैसे आप सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की तरफ बढ़ सकते हैं, क्या क्या फ्रेमवर्क्स होते हैं उसके, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो ईएसजी से रिलेटेड है, सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड है। सो अगर इस चैनल से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, आज के वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप किसी टॉपिक में के बारे में हिंदी में वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई एम गोइंग टू रिप्लाई ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि हमने ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर किसी का टॉपिक या किसी का कमेंट ऐसा होगा जिस पे एक वीडियो बनना चाहिए, तो उसके कमेंट का रिप्लाई आई एम गोइंग टू डू इन अ वीडियो। और बाकी सारे क्वेरीज जो होंगे वो आई एम गोइंग टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स जो इस ESG के फील्ड में आना चाहते हैं। अगर आप किसी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच, यू हैव बीन ग्रेट। थैंक यू, बाय बाय।